अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अबाउट सम मेजर इकोसिस्टम, जो कि सेकेंडरी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 26 है, सम मेजर इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम वो एरिया है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मतलब वो जानदार और बेजान जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी वो कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो तरह का है, एक इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट जो है इसमें 30% लैंड है और इसमें 70% वाटर। तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि जो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है वो 70% है और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो 30% है। अब हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम पानी के लिहाज से दो तरह के इकोसिस्टम है, या तो फ्रेश वाटर है या मैरीन है। मैरीन इसमें 97% है और जो फ्रेश वाटर है वो लेस देन 1% है, लेस देन 1%। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम आएगा वो ज्यादा है मिकदार में। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिकदार में जो इकोसिस्टम है वो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, जो टेरेस्ट्रियल है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट की, कि इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको दो तरह की चीजों का सामना है, एक वेदर का और दूसरा क्लाइमेट का। दोनों चीजें उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं। अब वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन ह्यूमिडिटी। जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें कभी टेम्परेचर चेंज होता है, कभी क्लाउड आते हैं, कभी वाटर की कंसंट्रेशन ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में, एयर में, कभी हवाएं चलती हैं, कभी हवाएं रुक जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदर। घंटे घंटे के लिहाज से, दिनों के लिहाज से, थोड़े थोड़े लम्हे बाद जो भी हमारे माहौल में चेंज आती है ना उसे हम वेदर का नाम देते हैं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन क्लाउड कवर, इन ह्यूमिडिटी, इन विंड, इन टेम्परेचर, इन प्रेसिपिटेशन आवर्स आर डेज। डेज के बाद और डेज के बाद, घंटों के बाद जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं उसे हम वेदर का नाम देते हैं। लेकिन दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो ओवरऑल पैटर्न के एक साल में या सालों साल में या सेंचुरीज टू सेंचुरी एक एनवायरनमेंट में जितना भी एक इलाके में, एक इकोसिस्टम में जो भी माहौल है, जो भी वेदर है, उन सारों को इकट्ठा हम क्लाइमेट का नाम देते हैं। दोनों तरह से दोनों जो चीजें हैं, क्लाइमेट और वेदर, दोनों जानदारों को अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम में। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है इकोसिस्टम की वो डिपेंड करती हैं उनके कंपोनेंट के लिहाज से। अगर हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है उसमें वाटर की प्रॉपर्टीज उसको प्रॉपर्टीज देंगी, अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो जमीन जो है वो उस चीज को आइडेंटिफाई करती है। तो नेक्स्ट हम फर्स्ट जो इकोसिस्टम है वो हमारा हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। हम हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम में प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोस्फेरिक। हाइड्रोस्फेरिक मैंने पहले बताया कि वो इकोसिस्टम जो पानी में मौजूद होता है, ऐसा इकोसिस्टम जो पानी में मौजूद है उसे हम हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम कहते हैं। अब वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वाटर बॉडी में भी मौजूद है, जो तकरीबन 70% तक हमारी बॉडी में, जानदारों की बॉडी में जो वाटर है वो 70% तक हर सेल में मौजूद है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। अब वाटर की सिग्निफिकेंस क्या? वाटर हमारी बॉडी में अगर मौजूद है तो इसका फायदा क्या है? मेन कि ये टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है चेंज होने से। अगर हम इकोसिस्टम में मौजूद है और वहाँ पे वाटर मौजूद है तो जितने भी जानदार वाटर में मौजूद है उनको फायदा ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं आती एज कम्पेयर टू एयर। एयर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है, तो वाटर रेजिस्ट करता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए और जानदारों के लिए ये वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडरेट लाइफ स्पेंड करता है। दूसरी चीज़ है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कि वाटर जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हमें पता है कि वाटर जो है क्लियर, प्योर वाटर क्लियर है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब उसमें से लाइट पेनिट्रेट करती है तो वो लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डेप्थ, जो हम गहराई की तरफ जाते हैं, लाइट इंटेंसिटी कम से कम एब्जॉर्ब होती है। वजह उसमें उसकी ट्रांसमिशन है, उसकी यूटिलाइजेशन है। तो विद द डेप्थ बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी कम होगी, जिससे जो लाइफ है वो सपोर्ट नहीं हो सकेगी। जानदार जो भी पाए जाते हैं उनको फायदा नहीं होगा। ज्यादातर लाइट जरूरी है पौधों के लिए, और पौधे जितनी ज्यादा गहराई में होंगे उतनी कम लाइट मिलेगी, उतनी उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम से कम होगा। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स। वाटर में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेन चीज है वो वाटर है, और वाटर जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे होंगे? जानदारों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि जितने भी जानदार हैं सारे दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करते हैं लाइट पे, दूसरा डिपेंड करते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। हर जानदार के लिए दो चीजें जरूरी हैं। अब लाइट की हमने बात की, वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तीसरी चीज बचती है न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स, तमाम को न्यूट्रिएंट्स आएंगे और तमाम को कहां से मिलेंगे? सॉइल से। अब बॉटम जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो बॉटम है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन वहां तक लाइट नहीं पहुंचती, इसलिए वहां ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं, तो उनके लिए भी वो जरूरी है। इसके बाद है अबंडेंट वाटर विद नॉर्मल टेम्परेचर। जितने भी प्लांट्स हैं उनको टेम्परेचर नॉर्मल उनका होना चाहिए। वाटर ज्यादा है, वाटर लिक्विड हर जानवर के लिए जरूरी है, तो उनके लिए टेम्परेचर भी मुनासिब होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो प्लांट के जितने भी एंजाइम है या एनिमल्स के जितने भी एंजाइम सारे डीनेचर हो जाएंगे, वो सभी उनको नॉर्मलिटी होती है। तो जितने भी टेम्परेचर प्लांट्स के लिए जरूरी है नॉर्मल, जितना भी एनिमल्स के लिए जरूरी है, वो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। तो वाटर इतना ज्यादा होने का फायदा ये है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अबंडेंट वाटर, बहुत ज्यादा वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब जितना भी टेम्परेचर बढ़ेगा फॉरेन वाटर इवेपोरेट हो जाएगा हीट वेपराइजेशन के अमल से, और जो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा बाकी रिमेनिंग वाटर का। इसके बाद प्रोडक्टिविटी। हर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में, उस इकोसिस्टम में कितनी आउटपुट है, वहाँ कितने ज्यादा प्लांट है और कितनी ज्यादा मिकदार में वहाँ से आउटपुट आ रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके लाइट रिक्वायरमेंट पे और दूसरा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी इकोसिस्टम में कितनी प्रोडक्टिविटी है, इसको हम दो चीजों से मालूम कर सकते हैं। एक तो कितनी वहाँ पे ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, और दूसरी चीज कितना वहाँ पे O2 रिलीज हो रहा है। ये दो बहुत ज्यादा, जिस तरह से फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा मिकदार में, फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा मिकदार में O2 रिलीज हो रही है और बहुत ज्यादा मिकदार में CO2 कंज्यूम हो रही है। अब वो इलाके जैसे कि डेजर्ट्स हैं, तो डेजर्ट्स में बहुत ज्यादा मिकदार में O2 रिलीज हो रही है, CO2 डेजर्ट्स में रिलीज होती है और O2 वहां पे कंज्यूम होती है। तो ये प्रोडक्टिविटी को शो नहीं कर रहा, बल्कि प्रोडक्टिविटी हमेशा इंडिकेट की जाती है CO2 कंजम्पशन से और O2 एवोल्यूशन से। तो इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी है। मिसाल के तौर पे जो प्रोडक्टिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? लाइट और न्यूट्रिएंट्स, ये दो जरूरी है, और इससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके लिए इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्टिविटी के लिए इंटेंसिटी का होना, क्वालिटी ऑफ लाइट का होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो वाटर की डेप्थ में जाएंगे ये कम होती जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। जो टॉप पे रहेंगे लाइट ज्यादा पेनिट्रेट करेगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसलिए इस तरह से हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड करती है। प्रोडक्टिविटी कहते हैं ओवरऑल आउटपुट ऑफ बायोमास। जानदारों ने अपनी बॉडी में जितनी भी उन्होंने फोटोसिंथेसिस के अमल से जो चीज बनाई सारी को हम प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। अब प्रोडक्टिविटी होती है दो तरह की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को ग्रॉस भी कहते हैं। प्राइमरी मींस सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के अमल से जो उसने बनाया। सेकेंडरी कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अमल के बाद जो उन्होंने यूज किया और बाकी जो बच गई, जो स्टोर हो गई, स्टोर होने वाली जो प्रोडक्टिविटी से हम आउटपुट जिसे हम बेनिफिट कहते हैं, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल वो सारी चीजों पर डिपेंड करती है, वो रेस्पिरेशन के बाद नहीं, रेस्पिरेशन के पहले वाली होती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा डेप्थ पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा डेप्थ उतनी कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। न्यूट्रिएंट्स भी डिपेंड करते हैं, जितने कम न्यूट्रिएंट्स उतनी कम प्रोडक्टिविटी, जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उतनी ज्यादा। लेकिन दोनों चीजों पे लाइट और न्यूट्रिएंट इकट्ठे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी, अगर ये दोनों कम होंगे तो दोनों। इसी तरह से प्रोडक्टिविटी जोन टू जोन चेंज होती है, रीजन टू रीजन। बात वही आ जाती है, अगर लाइट ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है तो जाहिर है प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। एक रीजन हो गया, अगर ऐसा रीजन जहां पे लाइट कम है वहां पे न्यूट्रिएंट्स कम है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो जोन टू जोन ये चीजें वेरी करती हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कि इस इकोसिस्टम में, हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम में मैन का क्या रोल है? इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इंसान ने, ह्यूमन ने किस तरह से इस इकोसिस्टम को चेंज किया है, किस तरह से इसमें इंटरप्शन की है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को डैमेज किया वो है, एक तो प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन, दूसरा है एसिड रेन। अब व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? इसकी डेफिनेशन है एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि एक जगह पे बहुत ज्यादा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का इकट्ठे हो जाना। अब ये प्रोसेस होता कैसे, वहां भी बैठे कैसे होते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो फॉर्म फीडलॉट्स और सीवेज वाले होते हैं
वो पानी की मदद से बहकर समंदर में, दरिया में, नहर में, नदी नालों में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो होता है, वेस्ट जो होता है ना, वो तीन तरह का होता है, या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैसेस है, तीन तरह का है। अब वो तीनों तरह का जो वेस्ट है वो इकोसिस्टम में इंजेक्ट किया जा रहा है। जितने भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट को अलग किया जाता है। बाकी जो बचते हैं ना, फॉस्फेट्स वगैरह, नाइट्रेट्स वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह, वो फिर भी पानी में रहते हैं। अगर प्लांट में फिल्ट्रेशन के बाद उस सीवेज वाटर को नहरों में, नदी नालों में डाल भी दिया जाए तो उसमें भी ये चीजें बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होती रहती हैं। इन द सेम वे रेन वाटर है, बारिशें होती हैं, फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर इकट्ठे होते हैं फील्ड से, जितने भी फील्ड्स हैं वहां से पानी बहता है तो साथ साथ फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। अब उन फील्ड्स में मैन्योर भी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, वो भी उसमें शामिल हो जाता है। इस तरह से वो सारे का सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ये कोई गहरी खाई है, गहरा कुआं है, गांव का, फील्ड्स का, घरों का, सिटी का, सारे का सारा वाटर जो है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। अब इस पानी में बहुत ज्यादा मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जानदार भी मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते हैं। वो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन भी हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ग्रो करेंगे, इनकी ग्रोथ से ऊपर फाइटोप्लैंक्टन की एक लेयर बन जाएगी। ये फाइटोप्लैंक्टन की एक लेयर बन गई। अब जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे स्कम बनना शुरू हो जाएगी। स्कम, झाग बनना शुरू हो जाती है। झाग से क्या होता है, ऊपर से नीचे ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करती, आती है, टकरा के वापस चली जाती है। ये जो खुद ऑक्सीजन बनाते हैं वो भी वापस चली जाती है। अब नीचे वाले जितने भी जानदार हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचेगी, ऑटोमेटिकली उन प्लांट्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उन प्लांट्स की डेथ होगी तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या करेंगे, इन प्लांट्स को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोजिशन से यहाँ पे इस इकोसिस्टम में एनर्जी, ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन कंटेंट वो कम हो जाता है। अब जो ही ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, यहाँ पे जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब की डेथ हो जाएगी, और यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया वो स्टार्ट हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, और वो क्या करना शुरू कर देंगे, यहाँ से इनको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक ऑर्गेनिज्म को, जिससे इनकी डेथ हो जाएगी। वहाँ यहाँ पे फाउल स्मेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, एनिमल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स, एनिमल ड्राइव्ड न्यूट्रिएंट्स और प्लांट ड्राइव्ड न्यूट्रिएंट्स, साइनोबैक्टीरियल ड्राइव्ड न्यूट्रिएंट्स, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसके बावजूद यहां से क्या हो रही है, फाउल स्मेलिंग स्टार्ट हो रही है, फाउल स्मेल आ रही है उनसे। तो इस स्मेल की वजह से हमारा जितना भी एटमॉस्फेरिक इकोसिस्टम है सारे के सारा खराब होना शुरू होता है। एक तो ये ह्यूमन की, इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अब ये इंसान की वजह से सारा काम ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी चलती हैं, वहां से मुख्तलिफ तरह का स्मोक है विद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रही है इंडस्ट्रीज से, इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन तरह के ऑक्साइड्स और भी मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स वहां से इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, कंबस्टन से जितनी भी चिमनीज चल रही हैं वहां से निकल रहे हैं, ये विद स्मोक निकल रहे हैं। अब इनकी फिल्ट्रेशन जरूरी है, अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो ये उसमें ऐड होना शुरू हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वहां पे मिलेंगे वाटर के साथ विद रेन वाटर, और क्या बना देंगे, जितने मुख्तलिफ तरह के एसिड्स बना देंगे। अब ये जो एसिड्स हैं ये मुख्तलिफ तरह से हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को, कि वहां पे बहुत ज्यादा पीएच को चेंज कर देते हैं, जिससे जो फ्रेश वाटर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, उसकी पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जो जानदारों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब कुछ जानदार ऐसे हैं जो पीएच को विथस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जानदार पीएच को विथस्टैंड नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम और उसकी प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के एक एग्जांपल, जो कि जिसमें आता है एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।